बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हमें पता चलता है कि कहीं पे केमिकल चेंज हुआ है और कहीं पे फिजिकल चेंज हुआ है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या आपको ये याद है? देखिए हमारे पास क्या होता है, केमिकल चेंज जब भी होता है तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, whereas फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसकी प्रॉपर्टी पिछले वालों से अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, इसको ऑक्सीजन गैस के साथ जब हम मिलाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, वी हैव H2O। ठीक है, H2O की जो प्रॉपर्टी होती है ये क्या होता है, लिक्विड होता है, whereas ये दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में है ना। तो ये जो बना अपने पास, इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दीज टू। सो ये अपने पास एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का एक हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोल्डिंग अ पेपर। अगर मैं एक पेपर को फोल्ड करती हूँ तो ऑब्वियसली उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि नहीं चेंज हो रही है ना। तो अपने पास ये मेजर डिफरेंसेस हैं। कुछ अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको देख करके आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ केमिकल चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल अपने पास कहीं पे अगर गैस इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, कि कहीं पे गैस इवॉल्व हो रहा है पहला। दूसरा अपने पास क्या है, कोई कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर। ठीक है, कि मान लीजिए वो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना कि टर्मरिक होता है, उसके ऊपर अगर आप सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो रेड कलर का हो जाता है। तो वो क्या है, एक तरीके का चेंज इन कलर विच इज अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज। फिर थर्ड है अपने पास कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी एक अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम देख करके पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। फोर्थ वन इज स्टेट चेंज हो रहा है ना, चेंज इन स्टेट, तभी भी अपने को पता चल जाता है। ठीक है, ये अपने पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप देख करके इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो बेसिकली हम सब कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है आपने, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इजी है। ठीक है, देखो एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। देखो जो केमिकल रिएक्शन है ये तो अपने पास है ना, लाइक हम कुछ करेंगे तभी केमिकल रिएक्शन होगा। लेकिन अगर हमें इसे कॉपी में दिखाना है तो हम क्या यूज करते हैं, वी विल यूज केमिकल इक्वेशंस जो कि केमिकल रिएक्शंस को डिनोट करती है। इसमें सबसे पहला क्या होता है, जो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट वो होते हैं जिनमें रिएक्शन होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या चीज है, वो नई चीज जो फॉर्म होती है आफ्टर रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो अपने पास, हमारे पास जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिख के जगह पे एक एरो देते हैं कि मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए और इन्होंने क्या फॉर्म किया, एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया है। ठीक है, रिएक्टेंट वो है द सब्सटेंस व्हिच इज अंडरगोइंग टू बी रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने पास क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म H2O है ना। तो यहाँ पे ये जो H2 है वो क्या अपने पास प्रोडक्ट है, whereas these two are the reactant। तो रिएक्टेंट वो होते हैं सब्सटेंस which is undergoing react, which are going to react है ना, which is which are going to react है ना, जो ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्ट होने जा रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, क्या लिखेंगे, द न्यू सब्सटेंस
substance formed after reaction. ठीक है, ये अपने पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है. डेफिनेशंस तो नहीं आती हैं, पर अपने को ये बेसिक पॉइंट है जो अपने को पता होना चाहिए. रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है. एक केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट है वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, वैसे प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और इनके बीच में हमेशा हम एरो देते हैं. ये बातें आपको बहुत बेसिक सी बातें आपको पता रहनी चाहिए, याद रहना चाहिए. अब हम आगे देखते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशंस. ठीक है, केमिकल इक्वेशंस कितने प्रकार के होते हैं. सबसे पहली बात, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, है ना. तो केमिकल इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का. पेपर पे है ना. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction in the form of equations. केमिकल इक्वेशन क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का. ठीक है, ओके. एग्जांपल अपने पास हम लिख देते हैं कि मैग्नीशियम की रिबन थी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा था हमने, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. ठीक है, अभी अपने पास दो टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहली टाइप है वो क्या है अपने पास, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. पहले मैं आपको समझा रही थी ये होती क्या है, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, अनबैलेंस्ड का क्या मतलब होता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, तो हम 1 कहेंगे क्योंकि इसके आसपास तो कुछ लगा नहीं, हम 1 लेकर चलते हैं कि यहाँ पे कितना है, 1 मॉलिक्यूल है किसका, सॉरी 1 एटम है किसका, मैग्नीशियम का. यहाँ पे कितना है, ये भी कितना है, 1 है. वेयर ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, और इधर कितना है, 1 है ना. तो ऑक्सीजन के इधर 2 एटम है, इधर 1 एटम है, तो ये क्या हो गया अपने पास, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, अनबैलेंस का क्या मतलब है अपने पास, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जो दोनों तरफ है वो बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट is unequal on both side. ठीक है, कौन से साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड. on both side, then it is called to be as unbalanced chemical equation. इसी का एक दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल रिएक्शन. ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पूछना होगा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो वो अनबैलेंस्ड के नाम से ना आकर के स्केलेटल के नाम से आता है. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, स्केलेटल रिएक्शन हम किसको कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को कहते हैं, जिसमें अपने पास नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ एक एलिमेंट के बराबर नहीं होते हैं. अब बैलेंस की डेफिनेशन तो बना सकते हैं इजीली, है ना. बैलेंस क्या हो जाएगा, जहां पे हमारे पास दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो एलिमेंट्स है उनके एटम बराबर होंगे. मैं आपको इसी रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाती हूँ. ठीक है, मैग्नीशियम 1 था, यहाँ पे 1 है. ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो हम क्या करते हैं, इधर 2 लिखते हैं. ठीक है, मैं इधर नीचे नहीं लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, ना ही इधर आगे लिख सकते हैं. ये अपने पास फॉर्मेट रूल्स है, मैं आपको आगे बताऊंगी. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 हो गया, पर मैग्नीशियम का भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 लिख दीजिए. ठीक है, नाउ इट बिकम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन है ना, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट is equal
on both side, on both side, then it is termed to be as your balanced chemical equation. एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, और जब ये बैलेंस नहीं किया हुआ था तब वो अनबैलेंस का एग्जाम्पल था. आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे किस तरीके से आप किसी भी केमिकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है. बताइए आप, क्या जरूरत है. तो हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है अपने को कि जो मास है रिएक्टेंट साइड का और जो प्रोडक्ट साइड का वो क्या होता है, इक्वल होता है इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, सो वी हैव, क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ मास ऑफ reactant side is equal to the mass of product side. तो यहां से क्या स्टेटमेंट बन सकती है, that mass is neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. To satisfy this conservation of reaction, we need to balance a chemical reaction. ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है, ताकि हमारे पास ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी है ये सेटिस्फाई हो सके. इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे बैलेंस करते हैं. इज इट क्लियर. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं. आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है, लैंग्वेज का कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में.